नमस्कार दोस्तों, मम्मी इंस्पायर्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। रात के अंधेरे में कमल अपनी ही सोच में गुम था कि अचानक उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। इस कड़ाके की ठंड में वो अपने साथ कुछ अखबार लाया था और अपने तन पर उस अखबार को लपेटकर गर्मी पाना चाहता था। कमल ने सोचा, इतनी रात गए ये वृद्ध क्या इस बगीचे में सोने की सोच रहा है। तो बूढ़ा आदमी उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। कमल अपने घर आ गया। अचानक से उसे कुछ याद आया और वो भागता हुआ उस बुढ़े के पास पहुंचा। जब कमल को उस बूढ़े आदमी की हालत के बारे में पूरी बात पता चली तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। आज की परिस्थितियों के बारे में सोचता हुआ कमल बगीचे में कई बार देर तक बैठता था, पर आज का दिन वो खुद के बारे में सोचना छोड़ दूसरे के बारे में सोच रहा था। उसके सामने बैठे हुए एक बूढ़े के बारे में। देखने में वो बड़ा ही श्रीमंत लग रहा था, पर बर्ताव लाचारों सा लग रहा था। वो अपने साथ कुछ अखबार लाया था और अपने तन पर उस अखबार को लपेटकर गर्मी पाना चाहता था। कमल ने सोचा, इतनी रात गए ये वृद्ध क्या इस बगीचे में सोने की सोच रहा है। अचानक उसे याद आया कि कल तो दशहरा है और उसे घर लौटना है। वो बाकड़े पर से उठकर अपने घर की तरफ लौटने लगा। उसकी सोच से वो बुढ़ा हट ही नहीं रहा था। वो मन ही मन अपने आप को कोसने लगा, क्यों वो उस बुढ़े को कुछ पूछे बगैर ही वापस आया। इस ठंड में उस बुढ़े को कुछ हो गया तो। तभी उसका ध्यान तेज बिजली की कड़ाके की आवाज़ से भंग हुआ। उसका घर अब पास में ही था। वो भागते अपने घर में पहुंच गया। जोरों से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से भागते हुए किसी के आने की आवाज़ आई और धड़ से दरवाज़ा खुला। उसकी पत्नी काजल ने कहा, लो फिर से बारिश शुरू हो गई। लगता है ये बारिश किसी की जान लेकर ही रहेगी। न जाने क्यों काजल के मुंह से अनायास निकले ये शब्द कमल को बूढ़े के बारे में कहे गए हो ऐसा लगा। कमल घर में तौलिए से अपने बाल पोंछते हुए बोला, माँ बाबूजी ने खाना खा लिया। काजल बोली, हाँ उन्हें तो जल्दी खाने की आदत है। आप फटाफट तैयार हो जाओ, मैं खाना परोस देती हूँ। कमल की सोच फिर बुड्ढे की तरफ गई। क्या उसने खाना खाया होगा। वो फट से काजल से बोला, तू खाना बाद में दे, पहले छतरी ला। काजल ने छतरी ला कर दी। वो फटाक से बाहर निकल गया। काजल चिल्लाती रही, अजी इस तरह बारिश में कहाँ जा रहे हो। और विकास अपनी सोच में खोया हुआ बगीचे की ओर निकल पड़ा था। रास्ते भर में वो सोच रहा था, क्या वो बुढ़ा अभी भी बगीचे में होगा। कौन होगा वो, क्यों इतना लाचार है, क्या होगी उसकी कहानी। कमल बगीचे के उस बेंच के पास पहुंच गया, मगर बेंच पर वह बुढ़ा अब नहीं था। अखबार के इधर उधर गिरे टुकड़े उस बुढ़े की उपस्थिति को बयान कर रहे थे। कमल को बेहद अफसोस हुआ। न जाने उसे वो बुढ़ा जाना पहचाना सा लग रहा था। अचानक उसे याद आ गया कि वो बुढ़ा तो साइरस कंपनी का मालिक सेठ और उसके मुंह से निकल गया, कांति सेठ। और पेड़ के पीछे से आवाज़ आई, कौन है भाई। आश्चर्य से उसने पेड़ के पास जाकर देखा तो कांति सेठ वहीं थे, बरसात से अपने आप को बचाने की नाकाम कोशिश करते हुए, ठंडी से कांपते हुए, लाचार असहाय। कमल ने उन्हें अपनी छतरी के नीचे ले लिया और बोला, सेठ आप घर जाओ, आप बारिश में भीग गए हो, अपने घर जाओ। बूढ़े ने हंसकर कहा, ना बेटा ना, मैं घर नहीं जाऊंगा। कमल ने पूछा, क्यों। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। कांतीलाल ने चिढ़कर कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरा बेटा मुझे घर में रहने नहीं देता। कमल ने यह सुन बहुत दुखी हुआ। क्यों, ये आजकल के लड़के अपने माँ बाप से दुश्मनों सा व्यवहार करते हैं। जिस बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखा, उसी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। उसका ध्यान टूटा जब कांति सेठ बोले, तुम घर जा बेटे, उस बुढ़े के लिए तुम बारिश में मत भीग। कमल ने कहा, नहीं सेठ, आपको शायद याद नहीं, पर मैंने आपकी 6 महीने रोटी खाई है, उस नमक का कर्ज चुकाना है, आप मेरे साथ चलिए। कांति सेठ ने हंसकर आसमान की तरफ देखा और बोला, 24 साल जिसने मेरे घर पेट भरा
उस लड़के ने मुझे भुला दिया और कहा, क्यों मजाक कर रहा है भगवान? जा बेटे जा, घर जा, ज़्यादा बारिश में भीग मत। अगर तेरे माँ बाप होंगे तो तेरी फिक्र कर रहे होंगे, तू उनकी फिक्र कर, उनकी सेवा कर, मैं तेरे साथ नहीं आऊँगा। इतना बोलकर बुड्ढे ने अपने मुंह पर अखबार रख लिया। बारिश तेज हो रही थी। हाथ में छतरी लिए कमल भीग रहा था। उसके गाल पर टपकते पानी को वो समझ नहीं सका कि क्या समझे, बरसात का पानी या आंसू। वो लाचारी से खड़ा सोच रहा था, क्या कांति सेठ उस गरीब के घर आएंगे? क्यों वह उसके घर आना नहीं चाहते? कमल नाराज सा वहाँ खड़ा रहा। कांति सेठ सो चुके थे या सोने का नाटक कर रहे थे। वो नाराजगी से वहाँ से लौटने वाला ही था। तभी कांति सेठ बोले, रुको भाई, चलो मैं आता हूँ तुम्हारे घर। कमल ने उन्हें उठने में मदद की। रास्ते भर में दोनों चुप थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। पानी की एक एक बूंद की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। आखिर चुप्पी कांति सेठ ने तोड़ी। बेटे, तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ कौन कौन रहता है? कमल ने हंसकर कहा, एक बीवी है और एक बच्चा, नाम छोटू, वो मेरे साथ रहता है। कांति सेठ ने पूछा, माँ बाप नहीं है? कमल, है ना। कांति सेठ, वो तुम्हारे साथ नहीं रहते? कमल, ना। कांति सेठ के चलते चलते कदम गुस्से से थम गए, आंखें लाल हो गई और वह सिर्फ इतना ही बोले, बेटे, मुझे दया दिखा के अपने घर ले जाने का और दया दिखाने का नाटक मुझ पर नहीं चलेगा। तुझे क्या लगा कि ये सेठ को मैं घर ले जाऊंगा, उनकी सेवा करूंगा, मदद करूंगा, बदले में वह खुश होंगे, शाबाशी देंगे, क्यों इनाम देंगे? पैसे की लालच ने आज कितना इंसान को गिरा दिया है। गिरे हुए को उठा के घर ले जा रहे हो और माँ बाप को साथ नहीं रखते। जा बेटा जा, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा? जो अपने माँ बाप को अपने साथ न रखे वो क्या किसी और को साथ रखेगा? कमल ने कहा, हाँ सेठ, मैं अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रखता, क्योंकि कांति सेठ के कानों में जैसे किसी ने गरम गरम तेल डाल दिया हो, ऐसे एक एक शब्द कान से गुजर रहे थे। वो बीच में ही बोले, हाँ हाँ बोल, वो अनपढ़ है, गंवार है, मेरी बीवी पढ़ी लिखी है और वो बीवी के विचारों से तालमेल नहीं रख सकते। क्यों? माँ बाप को न रखने के हजारों बहाने करोगे तुम, पर उन्हें समझने की एक भी कोशिश नहीं, क्यों? कांति सेठ के होठ भींचे थे, मुट्ठी बंद। कमल हंस रहा था। वह बोला, कांति सेठ, मेरी पूरी बात सुनो। आपने पूछा कि तेरे साथ कौन रहता है। मैंने कहा, मेरे बीवी और बच्चे। ठीक है, अब माँ बाबूजी को मैं कभी ये नहीं कहता कि वह मेरे साथ रहते हैं, बल्कि हम उनके साथ रहते हैं। वो मेरे मोहताज नहीं, हम उनके मोहताज हैं। मेरे लिए तो मेरे माँ बाप ही सरताज है। कांति सेठ ये सुन थोड़ा नर्म हुए और बोले, वाह बेटा वाह, सही में तूने लाख टके की बात की। अब तो तेरे घर आने के लिए मैं खुद उतावला हूँ। मुझे भी तेरे उस माता पिता के दर्शन करने हैं जिसने तुझे ये संस्कार दिए हैं। और कितनी दूर है तेरा घर? कमल, बस ये रहा, आ ही गया। कांति सेठ ने देखा, एक घर के बाहर चिंतित एक औरत, एक बच्चा और 4 बूढ़ी आंखें थी। कांति सेठ ने मुस्कुराकर कमल की ओर देखा और पूछा, लगता है आ गया तेरा घर। काजल दौड़ते हुए आई और बोली, अजी कहाँ चले गए थे आप? कमल, बताता हूँ, तुम घर चलो। घर पहुंचकर कांति सेठ का कमल ने परिचय करवाया। काजल ने उनके पैर छुए। फिर कमल बोला, ये मेरे बाबूजी है, मोहन भाई, और माता कमलाबेन। और बाबूजी, ये है कांति सेठ, इनके पुत्र ने इन्हें घर से निकाल दिया है। मोहन भाई ये सुन बड़े दुखी हुए और बोले, बड़ा नीच है वो। ये सुन कांति सेठ बोले, ना ना, घर से नहीं निकाला है, वो मुझे घर में रहने नहीं देता। और अपने माथे का पसीना पोंछा। ये देख कमल बोला, छोटू जरा पंखा तो चालू कर, देख सेठ को गर्मी हो रही है। ये सुन कांति सेठ ने गुस्से से कहा, नहीं नहीं, पंखा नहीं, मुझे चिढ़ है इस शब्द से। पता नहीं एसी के होते हुए भी लोग अपने घरों में ये पंखा क्यों लगवाते हैं।
मोहन भाई की गरीबी मगरूरी पर आ गई। वह बोले, सेठ, हम गरीब हैं, इसलिए पंखे को घरों में रखते हैं। और हाँ, हमारे घर में 4 पंखे हैं, फिर भी बिजली का बिल बचाने के लिए हम एक पंखे के नीचे ही सोते हैं। शायद इसलिए आज हम सब एक छत के नीचे एक साथ रहते हैं। कमल को लगा परिस्थिति कुछ बिगड़ रही है। उसे काबू में लाने के लिए वो पिताजी को कोने में ले जाकर बोला, पिताजी, कांति सेठ के दिमाग पर सदमे का असर हुआ है। उसका आभास शुरू से ही मुझे हो चुका है। बगीचे में फाड़े गए पेपर, बात को समझे बिना गुस्सा होना, पर मुझे उन्हें कुछ भी करके उनके घर वापस भेजना है। उसके बेटे को समझाना है। आप कृपा करके उनकी बातों पर ध्यान मत दें। जो बंदा करोड़ों की प्रॉपर्टी से रोड पर आ गया हो, वो होश हवास को खोएगा ही ना। पिताजी अब परिस्थिति समझ चुके थे। वह बोले, तो अब तुम क्या करेगा? उसके बेटे को कैसे समझाएगा? क्या तेरे कहने से वो इस पागल को अपने घर में रखेगा? कमल गहरी सोच में पड़ गया। कांति सेठ पंखे को घूर रहे थे। सुबह से घर में पूजा पाठ चल रहा था। दशहरे की खुशियां सभी मना रहे थे। सभी काम निपटा के कमल कांति सेठ के पास आया। वह हंसकर बोले, आओ कमल, जानते हो आज के दिन सत्य की असत्य पर विजय हुई थी। कमल बोला, और देखना सेठ, आने वाला समय भी भारतवर्ष के लिए इतना ही महत्वपूर्ण होगा। कांति सेठ ने पूछा, वो कैसे? कमल, वो ऐसे सेठ कि देश को वर्षों बाद एक काबिल प्रधानमंत्री मिलेगा, श्री नरेंद्र मोदी के रूप में। कांति सेठ ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बस देश को जैसे सरदार वल्लभ भाई के मामले में रंज रहा, खेद रहा, ऐसा खेद न रह जाए। किसी बेवकूफ़ की गलती का परिणाम देश को न भुगतना पड़े। बेटे, इस बात का ध्यान तुम नौजवानों को ही रखना है। खैर, अब आगे क्या सोचा है? कमल, बस अब आपके घर जाएंगे। आज के जैसा शुभ दिन और कौन सा होगा? कांति सेठ ने डरकर कहा, अरे नहीं, वहाँ मुझे मेरा बेटा मुझे रहने नहीं देता, मैं नहीं जाऊँगा। कमल बोला, सेठ, आपका लड़का इतना जालिम है कि उसकी बात से ही आप इतना डर जाते हैं? कांति सेठ बोले, ना ना, मेरा लड़का तो एकदम राम जैसा है। मुझे पूछे बगैर खाना तक नहीं खाता, हमेशा पिताजी पिताजी करता रहता है। मेरे बेटे के बारे में ऐसे अनाप शनाप मत बोलो, वो तो मेरी जान है। बस आजकल वो रूठा है मुझसे, इसलिए बाकी मेरा बेटा तो। कांति सेठ बोल रहे थे और कमल सोच रहा था, सच में माँ बाप वो माँ बाप है। बच्चा कितना भी बुरा क्यों न हो, कोई 2-4 शब्द भी गलत कह दे तो बुरा मान जाएंगे। क्या कहें इसे, प्यार या पक्षपात? कमल ने अब कांति सेठ के घर में जाने की तैयारी कर ली थी। उसके पिताजी ने उसे कैसे समझाना है, क्या करना है, सब बता दिया था। रिक्शा आ गया था। कमल उसे पता समझा चुका था। कांति सेठ उसमें बैठ चुके थे। माँ बाप के पैर छू कमल एक पुण्य मिशन पर निकल चुका था। कांति सेठ बोले, देख बेटा, मुझे इधर किधर ही छोड़ दे, तू समझता क्यों नहीं मैं घर नहीं जाना चाहता? कमल बोला, क्यों क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि आपका बेटा आपको रहने नहीं देता। आप चलिए तो सही, मैं समझाऊंगा उसे। कांति सेठ बोला, वो किसी की बात नहीं सुनता, अपनी माँ की भी नहीं। वो नहीं मानेगा, बड़ा जिद्दी है। तू क्यों मेरे लिए अपना अपमान करवाने पर तुला है? लौट जा बेटा, लौट जा। कमल शांति से बैठा था। उसे अपने ईश्वर पर भरोसा था। कांति सेठ बेचैन थे क्योंकि उन्हें अपने बच्चे पर भरोसा था। तभी रिक्शा रुक गई। रिक्शा वाला बोला, लो जी, आ गया घर। कमल ने रिक्शा से उतरकर पैसे दिए और घर की ओर देखा। देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। वो बड़ी हवेली थी, बहुत बड़ी, चारों ओर बाग, बीच में हवेली। एक दीवार की ओर आकर वो रुक गया और अचरज से दीवार को देखने लगा। दीवार पर बहुत से छेद थे। कांति सेठ ये देखकर बोले, मेरा बेटा जब मायूस होता है तब इस दीवार पर गोलियां चलाता है। कमल ने आश्चर्य से पूछा, और जब गुस्सा होता है तब? कांति सेठ ने दूसरी दीवार पर उंगली दिखाई। कमल ने पलटकर देखा तो वो पसीने पसीने हो गया। सारी दुनिया
उसे घूमती नजर आई। उसने सोचा, ये कांति सेठ को घर पहुंचाने के चक्कर में कहीं मैं ऊपर न पहुंच जाऊं। कमल ने देखा, दीवार पर कई तरह के जानवर के सर लटक रहे थे। अच्छी तरह से फ्रेम किए हुए वो चेहरे उनके साथ हुए अत्याचार की जुबानी थे। तभी कांति सेठ बोले, चलो डरो नहीं, 6 महीने से मेरे बेटे ने बंदूक को हाथ तक नहीं लगाया है। वो वहीं उस आलमारी में है। कमल को कुछ राहत मिली। वो कांति सेठ के पीछे पीछे घर के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाज़ा खुला था। कांति सेठ ने अंदर जाकर अपने बेटे को आवाज़ दी, जग्गू, जग्गू बेटे। जग्गू कोई आवाज़ नहीं। कमल बोला, सेठ लगता है वो बाहर गया होगा। कांति सेठ ने हंसकर कहा, घर में होगा तब भी वो जवाब नहीं देगा। मैंने कहा था ना कि वो किसी की नहीं सुनता। तभी एक औरत कमरे से बाहर आई और बोली, अजी आ गए आप? कहाँ गए थे? क्यों मुझे परेशान करते हैं? घर से क्यों भाग जाते हैं? कांति सेठ ने कहा, तुझे पता नहीं मैं क्यों बाहर जाता हूँ? क्या तुझे भी बताना पड़ेगा कि मेरा बेटा मुझे घर में रहने नहीं देता? तभी सेठानी की नज़र कमल पर गई। आपकी तारीफ? कमल बोला, जी, मैं वो आपके बेटे जग्गू से मिलना चाहता था। सेठानी ने गुस्से से कहा, नाम मत लो उस हरामी का। जो दुख उसने हमें दिया है वो कोई दुश्मन को भी न दे। और वो फूट फूट कर रो पड़ी। कमल का ध्यान अचानक एक कोने पर गया तो उसने देखा कोई उनकी बातें सुन रहा था। अंधेरे में खड़ी उस आकृति को जब कमल ने पहचान लिया तब उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो सिर्फ इतना ही बोल सका, वो जग्गू। कमल ने कहा, वो जग्गू की बीवी है ना? सेठानी ने उस कोने में देखा और बोली, हाँ बेटी, वहाँ क्यों खड़ी है, सामने आ। कमल उसे सोचते हुए देख रहा था। उसके सारे प्रश्नों के उत्तर अब उसे मिलने वाले थे, जो वो चुपचाप बहती आंखों से सुनने वाला था। सेठानी बोली, बेटे, आज से ठीक 6 महीने पहले मेरा बेटा जगमोहन, जग्गू, मायूस सा घर लौटा था। उसकी आंखें कह रही थी कि वो अंदर से रो रहा था। मैंने उसे बहुत पूछा पर वो कुछ न बोला। दूसरे दिन सुबह जब हम उठे तो जग्गू को छत के पंखे से लटका पाया था। उसने आत्महत्या कर ली थी। कारण बहुत छोटा था। उसने अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए थे और शेयर बाजार में लगाए थे। शेयर बाजार टूट गया और साथ में मेरा जग्गू भी। वो बहुत घमंडी था, बाप पर जान छिड़कता था। घर पर बात बताने से घबराया और आखिरी कदम उठा लिया। वो सिर्फ बोलता, पैसों के ढेर लग जाते। बेटा, जग्गू तो छूट गया पर हम आज भी तिल तिल मर रहे हैं, रोज़ मर रहे हैं। ये वो घाव बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्हें आज भी लगता है उनका बेटा जिंदा है। पागलों सी उसे आवाज़ देते हैं, सर पटकते हैं। घर में उसकी हमने एक तस्वीर भी नहीं रखी क्योंकि वह उसे देख देख कर रोते। आज भी उन्हें घर में हर जगह उनका लाडला जग्गू ही दिखाई देता है। इसलिए वो घर से दूर भागते हैं और कहते हैं, मेरा बेटा मुझे घर में रहने नहीं देता, बहुत याद आता है। सेठानी रो रही थी। सफ़ेद साड़ी में अपनी गीली आंखें छुपाए उनकी बहू चुपचाप अपने भविष्य के बारे में सोचती खड़ी थी। और कांति सेठ वो दीवार के पंखे को घूर रहे थे और कमल भारी मन से यही सोच रहा था, क्यों लोग खुदगर्ज होकर खुदकुशी कर लेते हैं और पीछे पूरे परिवार को उम्र भर के लिए रोने के लिए छोड़ देते हैं, क्यों? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।